Today we will do intestinal gland. अब जो intestinal glands है यानी कि the glands which are present in intestine, they are mainly of three types. वो mainly हम लोग कह देते हैं कि three types की intestinal glands होती हैं. कौन कौन सी glands होती हैं? एक होती है which is called as goblet cells. Goblet cells. Goblet cells जो है ये mucus producing cells हैं. These are म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स. ये चीज याद रखना, म्यूकस सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं वो सभी यूनिसेल्युलर होती हैं, सिंगल सेल की बनी हुई है बच्चे. उसके बाद में सेकंड जो होता है बच्चा, उस पोर्शन को हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन. LIEBERKUHN, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन है ना, या क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन भी कह सकते हैं. ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन है ये मैं बताऊंगी. दिस इज नॉट अ सिंगल ग्लैंड. एक्चुअली क्रिप्ट्स का मतलब, कहीं पे भी वर्ड क्रिप्ट आता है, क्रिप्ट का मतलब होता है इस तरह से गड्ढा, है ना, कोई गड्ढा होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रिप्ट. तो एक्चुअली जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन है वो इस तरह से गड्ढे के पास की सेल्स जो होती है वो रिलीज करती है, इसलिए इस टोटल को ही कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन. एक होती है बच्चा दैट इज कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड. कई बच्चे इसको बर्नर मान लेते हैं. बर्नर्स ग्लैंड बर्नर नहीं है, ब्रूनर है. BRUNNER, ब्रूनर्स ग्लैंड. ठीक है. गॉबलेट सेल ऑल ओवर द इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, पूरे इंटेस्टाइन, ठीक है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन जो है ये मेनली प्रेजेंट है बेटा इन द जियोजिनम. जस्ट अ मोमेंट बेटा, एक मिनट. तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि क्रिप्ट ऑफ लिबरकन जो है ये मेनली जियोजिनम में प्रेजेंट है. ठीक है, जियोजिनम में प्रेजेंट है, एज वेल एज कुछ पार्ट इसका इलियम में भी प्रेजेंट होता है. या ये कहे कि ओनली जियोजिनम, इलियम नहीं. और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो बेटा यूजुअली केवल और केवल ड्यूडिनम में मिलती है. Brunner's gland found only in the duodenum region. Crypt of Liberkin found in the duodenum, है ना, as well as थोड़ी थोड़ी सी duodenum region में भी मिलेगी, duodenum में भी मिलेगी और इलियम में भी मिलेगी. यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि पूरे इंटेस्टाइन में. और गॉबलेट सेल जो है वो तो कंप्लीट, जैसे अपन ने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, और तो उसी तरह से इंटेस्टाइन में उन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं. तो मेनली ये थ्री टाइप की सेल्स होती हैं विच फॉर्म द ग्लैंड्स इन द इंटेस्टाइनल रीजन. अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का. तो सिंपली अगर आप लोगों को ये पता है बेटा कि इंटेस्टाइन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है ना, जिन्हें विलाय कहते हैं. तो जैसे सपोज मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, टीएस अगर लेते हैं, तो इसके अंदर हमको ये इस तरह से विलाय नजर आएंगी. लेकिन मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ एक स्ट्रक्चर मैं विलस का बनाती हूँ. These are called as villi. यानी in the wall of the intestine, small finger-like projections are present inside the lumen. ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? ल्यूमन. तो ये अगर मैं ऐसे बना रही हूँ और ये वाला पोर्शन है, तो ये यहाँ पे ये विलाय लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये ल्यूमन की तरह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दे आर कॉल्ड एज विलाय. अब विलाय प्लूरल वर्ड है, सिंगल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे विलस.
सिंगुलर के लिए विलस। अब देखते हैं कि विलाय का स्ट्रक्चर क्या है, यानी विलाय में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। और ये इस तरह से नहीं होता बच्चे, इसका शेप हम लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इतना रीजन जो रहता है बच्चा, हम ये कह देते हैं ये वाला रीजन जो है वो रीजन कहलाएगा म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला जो रीजन है, ये रीजन कहलाएगा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। उसके बाद आपको पता ही है मस्क्यूलरिस आएगा। मस्क्यूलरिस में लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, अंदर की तरफ सर्कुलर, बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडनल, और फिर उसके बाद में सिरोस। ये तो 4 लेयर हुई। हम देखते हैं कि ये विलाय क्या है। तो विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। अब इन विलाय पर क्या होता है बच्चा, ये चीज अपने दिमाग में घोल के रख लो बेटा। नीट में एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, चाहे तो वो विलाय का पूछ ले, चाहे वो स्टमक का पूछ ले, कहीं पे भी पूछ ले कि किस टाइप की एपिथेलियम है ना, या अगर विलाय की जो ग्लैंडुलर सेल है वो किस एपिथेलियम की बनी है, तो बिना सोचे समझे एक ही चीज का आंसर देना है, कॉलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे भी कॉलुमिनर एपिथेलियम की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी लाइक दिस। तो ये जो कॉलुमिनर एपिथेलियम के सेल्स प्रेजेंट है, दे आल्सो हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या दे आल्सो हैव एक्सटेंशन। इस तरह से एक्सटेंशन होता है, तो इन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय, विलाय तो एक कंप्लीट एक्सटेंशन हो गई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ईच फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पर कॉलुमिनर एपिथेलियम आर प्रेजेंट। इस तरह से ये कॉलुमिनर एपिथेलियम है जिनमें खुद भी इस तरह से आउटग्रोथ रहती है। ये वाला, ये एक सेल मैंने ये बनाया है, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाय। तो ये माइक्रोविलाय फर्दर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर, है ना। या फिर हम कह देते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसको और क्या कह सकते हैं बच्चा, इसको कह सकते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्यों ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जो टूथब्रश करते हैं, है ना, तो ब्रश करते हैं तो उसमें छोटे 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 हेयर लाइक्स आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, उस तरह का ये स्ट्रक्चर। ओके, देन इस तरह से ही इनमें सेल्स प्रेजेंट होंगी, और सम ऑफ द कॉलुमिनर सेल्स दे आर गॉबलेट सेल्स। और मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे भी आपको गॉबलेट सेल्स बनानी है वो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे। गॉबलेट सेल के लिए हम हरदम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये गॉबलेट सेल्स जो हैं ये म्यूकस सीक्रेट करेंगी। उसके बाद में मैंने आपको कहा था क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकैन। तो क्रिप्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कोई गड्ढा, जिसको कि कहते हैं कि भाई कैविटी। तो ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्ट। ये क्या है बेटा, क्रिप्ट्स। ओके जी। अब इन क्रिप्ट्स के अंदर जो कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, ये मॉडिफाइड हो गई है टू फॉर्म वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। इनमें से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, इस ल्यूमन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन, है ना, या क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोहन, which releases the digestive juices of the intestine. कौन कौन से digestive juices हैं, that we will discuss later on. इसके अलावा some of the, खासकर मैंने आपको कहा duodenum में, नहीं सॉरी, स्पेशली इन द duodenum Brunner's gland is present. duodenum region में duodenum रीजन में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चा,
ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रूनर्स ग्लैंड आर लाइक दिस टाइप, एक स्मॉल कैनाल, जिस तरह से हमने पेनक्रियाज की एसिनाइज नहीं बनाई थी बेटा, अगर याद हो तो। पेनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने वाली सेल्स थी उनको हमने एसिनाई बोला था ना। जिस तरह का एसिनाई का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम टू सेम इसका स्ट्रक्चर है। देयर आर मेनी इस तरह से। So these are present in the duodenum region and these are called as Brunner's gland. इन्हें कहा जाएगा ब्रूनर्स। इनका क्या काम है? तो इनका जो सिक्रीशन होता है that they secrete mucus as well as bicarbonate ion, दो चीज रिलीज कर रही है। अब आप कहोगे मैम गॉबलेट सेल भी तो म्यूकस रिलीज कर रही है। एग्जैक्टली, गॉबलेट सेल कॉन्टिन्यूअसली म्यूकस रिलीज करती है वेदर देयर इज फूड और नॉट, है ना। अगर खाने में फूड है या नहीं है, गॉबलेट सेल लगातार म्यूकस सिक्रीट करती है स्मॉल स्मॉल अमाउंट। लेकिन वंस द फूड एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, तो उसके बाद एक्टिव होके ब्रूनर्स ग्लैंड मोर अमाउंट ऑफ म्यूकस दे आर रिलीज। अब बात करेंगे कि म्यूकस रिलीज होता क्यों, है ना, वो हम लोग बाद में करेंगे। ये तो हो गई बच्चा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात। इज इट क्लियर सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके, अब हम लोग these small finger like projections are called as villi. villi, एक सिंगुलर के लिए विलस, प्लूरल के लिए विला। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहली चीज तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। दूसरे इंटरनली व्हाट दे आर हैविंग, तो दे आर हैविंग ब्लड वेसल्स। यहां से एक ब्लड वेसल जाती है स्पेशली आर्टरी। आर्टरी यहाँ पे आके बेटा ब्रेक होती है इनटू कैपिलरीज। ये यहाँ पे आके ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है। कैपिलरीज का आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता देती हूँ बच्चा। और फिर ये कैपिलरीज सारी मीट करती हैं और ये फॉर्म करती है वेन। चलो पहले एक बेसिक सी चीज पूछ लेती हूँ, आप आंसर देना बच्चा। आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन। और वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। यहां से ऑक्सीजनेटेड जा रहा था, यहां तक आया तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इसका मतलब ये था कि जब when the blood is flowing from this side it contains more amount of oxygen. When the blood is coming down at that time CO2 concentration become high and oxygen concentration get low. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, इसलिए अब इस ब्लड को क्या कहा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो अब एक्चुअली जो ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा थी वो कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? तो बेटा जितना भी कहीं पे भी अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है, जहां पे भी कहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी होती है, तो किसी भी सरफेस को जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इट शुड हैव 3 प्रॉपर्टीज। उसमें 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो 3 प्रॉपर्टीज याद है कि द सरफेस शुड बी अ रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव 3 प्रॉपर्टीज। बता सकता है कोई मुझे कि कौन सी 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी सरफेस का को रेस्पिरेटरी सरफेस होने के लिए? लार्ज सरफेस एरिया,
blood vessels. वेरी गुड। White और blood vessels. हाँ, And it should be soft and delicate and for Ma'am, diffusion. permeable. ओके, और Permeable to gases. ओके, Permeable और is so much. ओके, और बेटा देखो सही है, दो आपने बिल्कुल सही बताया। पहली चीज तो क्या होना चाहिए कि रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, फर्स्ट चीज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। सेकेंड चीज होनी चाहिए कि भाई उसको सरफेस एरिया शुड बी मोर, सरफेस एरिया शुड बी मोर। और तीसरा जो होता है बेटा, इट शुड बी वेरी थिन, इट शुड बी वेरी थिन, बहुत थिन होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे yes. हाँ, व्हाट हैपन बेटा इशू, हाँ, तो बेटा इट शुड बी थिन, ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो अब बात आती है कि जो आर्टरीज होती है वो भी थिक वॉल्ड होती है, वेन होती है वो भी थिक वॉल्ड होती है, कंपैरेटिव टू आर्टरी थिन होती है लेकिन फिर भी थिक होती है। तो केवल ये वाला रीजन जो है ना बेटा, कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हैं दे आर सो थिन, उनकी मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है, सिंगल सेल थिन होती है। केवल जैसे अगर मैं ये कैपिलरी का स्ट्रक्चर बनाती हूँ कि दिस इज अ कैपिलरी, तो ये इसमें केवल एक लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, केवल एक लेयर, ओनली सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, इतनी थिन, इतनी थिन मतलब कि जैसे आप लोगों की अनियन पील 10th क्लास में अगर प्रैक्टिकल करवाया है तो अनियन, चलो प्रैक्टिकल नहीं करा तो घर में भी हम लोग प्याज काटते तो कई बार प्याज का जो होता है उसके ऊपर से हम पील आउट कर देते हैं, पतली सी एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन निकलती है, उतनी थिन होती है बेटा कैपिलरीज की वॉल। तो इतनी थिन होने की वजह से यहां से किसी भी चीज का एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है, सराउंडिंग टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है, फूड जो डाइजेस्टेड फूड है जैसे ग्लूकोज है वो ब्लड में आ जाएगा, अमीनो एसिड है वो ब्लड में आ जाएगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ, कैपिलरीज आर द साइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एब्जॉर्ब फूड, एक्सचेंज ऑफ फूड नहीं बोल रही हूँ बेटा, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, यानी कैपिलरीज वो साइट है जहां से विलाई के अंदर एक तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, दूसरा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, तो ये कैपिलरीज हो, यहाँ से ये फूड एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन वन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और होता है बच्चा इसके अंदर, lymph, it is called as lymph। तो ये lymph नहीं सॉरी lymphatic, तो lymphatic duct क्यों है बच्चा, ये एक lymphatic वेसल है, क्या किस लिए प्रेजेंट है ये यहाँ पे, है ना। वैसे तो देखो जहां पे भी लिम्फ प्रेजेंट है प्राइमरी फंक्शन तो उसका हो जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द बैक्टीरिया और द पैथोजन, लेकिन यहाँ पे ये एक काम और कर रही है, these lymph vessels, not duct, I should say vessel, duct बड़ी साइज की हो जाती है बेटा, lymph vessels जो होती हैं they carry fat, जो डाइजेस्टेड फैट है यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉइड्स और मोनोग्लिसराइड उनको कैरी करती है, यानी कि डाइजेस्टेड फैट को ये कैरी करके लेके जाती है, ग्लूकोज को और अमीनो एसिड्स को वेन कैरी करती है। ये ध्यान रखना, नीट में यही पूछा जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होएगा, इंटेस्टाइनल आर्टरी, इंटेस्टाइनल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन। तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए इंटेस्टाइनल वेन, ठीक है। और अगर ये आता है कि पोर्टल सिस्टम, वो आगे बताऊंगी पोर्टल सिस्टम क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमें विलाई का स्ट्रक्चर देखना है। तो विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। दूसरी चीज क्या क्या प्रेजेंट होता है, आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्स,
as well as the lymph vessel. Lymph vessels carry digested fat, veins carry glucose यानी digested carbohydrate, as well as digested protein यानी अमीनो एसिड्स को कैरी करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया बच्चा इंटेस्टाइन का और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का। टिल नाउ हम लोगों ने क्या किया है बच्चा? हम लोगों ने किया है अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम करेंगे कि हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस। वैसे तो अगर हम कहते हैं कि डाइजेशन के अंदर या हम ये कहें कि भाई हमारा जो फूड का न्यूट्रिशन होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप हम लोग पढ़ते हैं इंजेशन, है ना। ये डाइजेशन में अभी रब करती हूँ। अगर हम कहें कि न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें होती है तो हाउ वी गेट न्यूट्रिएंट, तो उसमें इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड का अंदर लेना। इनटेक ऑफ फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मोड होता है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। सबसे मोस्ट कॉमन हायर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है वो होता है बच्चा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक इंजेशन। होलोजोइक इंजेशन का क्या मतलब होता है? व्हेन वी आर टेकिंग द सॉलिड फूड इन, जब हम सॉलिड फूड को अंदर ले रहे हैं, यानी आपने ऐसे खाया। इवन अमीबा आल्सो शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, याद रखना अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, पैरामीशियम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम सॉलिड फूड को अंदर लेते हैं। तो इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। हम लोग फूड का कैसे अंदर लेते हैं? थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू वी टेक द फूड इन। यहाँ तक तो ये हो गया। वंस द फूड कम्स इन द बकल कैविटी, एक बार जब फूड बकल कैविटी में आ गया उसके बाद वो किसमें एंटर हो जाता है? उसके बाद उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? डाइजेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होता है। बकल कैविटी में दो तरह का डाइजेशन होता है, ध्यान रखना बेटा। एक डाइजेशन होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। डाइजेशन की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। डाइजेशन इज द, मैंने बोला था, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल और द मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, यानी लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में जो एब्जॉर्ब हो सके उसमें कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ठीक है, तो उस डाइजेशन को करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो चलता है बच्चा वो मैकेनिकल डाइजेशन चलता है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को च्यू करना। तो च्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टीथ, है ना। अपर जॉ और लोअर जॉ में जो टीथ प्रेजेंट है दे च्यू द फूड, वो फूड को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा, सलाइवा की हेल्प से और टंग की हेल्प से। अगर टंग नहीं हो ना बच्चा तो हमारे दांत च्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टंग जो होती है वो उस फूड को बार बार टीथ के नीचे ले जाती है सो दैट द टीथ कैन churn them, masticate them. तो मैकेनिकल डाइजेशन chewing of food कहलाता है, occur in the buccal cavity। ठीक है, केमिकल डाइजेशन, ध्यान से सुनना बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इसमें बताऊंगी आपको। केमिकल डाइजेशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल। अब केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि अगर स्टार्च है, यानी हम लोग यूजुअली फूड में 3 मेजर न्यूट्रिएंट लेके चलते हैं। 3 मेजर न्यूट्रिएंट क्या क्या है बच्चा? वन इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में 3 टाइप के पॉलीसेकेराइड होते हैं। वन इज स्टार्च,
second is glycogen, and third is the cellulose. Starch is digested into glucose. Starch तो digest होके glucose बनाता है. Glycogen also digested to give glucose. Cellulose also digested to give glucose, but cellulose is not digested in the human being, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ग्लाइकोजन कब ले रहे हैं हम लोग. ग्लाइकोजन तो एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड है. तो ऑफ कोर्स बेटा, those human being which are eating on the non-veg diet, यानी जो मीट ले रहा है, तो मीट उनकी मसल्स में ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड. ठीक है, उनकी मसल्स में क्या स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है. तो वो हम मेनली लेके चलेंगे केवल किसका डाइजेशन, क्योंकि हम मेनली ये मान के चलते हैं कि वी आर टेकिंग द स्टार्च इन आवर डाइट. हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्टार्च ही डाइट में प्रेजेंट है. ठीक है जी. प्रोटीन किसमें ब्रेक होगा बेटा, प्रोटीन ब्रेक होगा अमीनो एसिड. फैट किसमें ब्रेक होगा, फैट ब्रेक होगा फैटी एसिड से प्लस बेस सॉल्ट्स में, एज वेल एज मोनोग्लिसराइड्स आल्सो. लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे बच्चा. इसके बाद में हमें, क्योंकि हम डाइजेशन कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, बकल कैविटी. तो बकल कैविटी में अगर डाइजेशन करते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन किसने करा बच्चे, मैकेनिकल डाइजेशन किसने किया. हम केमिकल डाइजेशन में करें तो बकल कैविटी में